हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ के वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एंजॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में बातें बिल्कुल बंद कर दो। अब लास्ट क्लास में हमारा डेप्रीसिएशन चल रहा था और डेप्रीसिएशन में हमने WDV के क्वेश्चंस किए थे, प्लस मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा और डेप्रीसिएशन कैसे कैसे आएगी वो सब हमने किया था। आज हेडिंग डाल लो। आज हमें बेसिकली करना है रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हेडिंग डाल लो, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ग्लास भी दूसरा दे दो, ले जाओ। रीवैल्यूएशन, सुनो जी, अब कहानी सुन लो जरा, पहले समझ लो उसके बाद नोट करना। पहले पूरा एग्जाम्पल समझो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 12 लाख रुपए, ठीक है जी। एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 12 लाख, लाइफ है 5 साल और डेप्रीसिएशन लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 60,000। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसकी लाइफ है। हमको लगा मशीन 5 साल चलेगी, हम मशीन लेके आए, 12 लाख रुपए की, लाइफ है 5 साल और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्शन लगेगा। स्क्रैप वैल्यू है 60,000 रुपीज। तो डेप्शन कैसे निकालोगे सर? बड़ा सिंपल है। डेप्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? 12 लाख माइनस 60,000 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसा करके आपकी डेप्शन आ जाएगी। मैंने पहले साल डेप्शन लगाई, 2,28,000 मेरी डेप्रीसिएशन आ गई। मैंने पहले साल 2,28,000 लगाया, ओके। दूसरे साल 2,28,000 लगाया, ओके। तीसरे साल 2,28,000 लगा दिया। ऐसे करते करते मैं डेप्शन लगाता चला जा रहा था। 3 साल के एंड पे जाके इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर? कॉस्ट थी 12 लाख, 12 लाख में से 2,28,000 3 साल की डेप्शन लगी, तो यहां पे इसकी WDV कितनी बची? 5,16,000। ये पॉइंट समझ में आया? कैसे आया 5,16,000? सर 12 लाख कॉस्ट थी, 3 साल आपने 2,28 के हिसाब से 3 साल डेप्रीसिएशन लगाई होगी, 2,28,2,28,2,28। तो 3 साल की डेप्शन माइनस करोगे 2,28 के हिसाब से 12 लाख में से, तो WDV कितना बचेगा? 5,16। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां जाकर मुझे लगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मुझे लगा कि नहीं यार, देखो वैसे कायदे से देखा जाए तो मशीन के अभी कितने साल और पड़े हैं? 2 साल अभी और पड़े, लेकिन मुझे यहां जाके लगा मशीन 2 साल नहीं 4 साल और चलेगी, ऐसा मुझे लगा एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। दोबारा बात करते हैं। शुरू में लाइफ कितनी एस्टिमेटेड थी? 5 साल। 3 साल मशीन चल गई, 3 साल मशीन चलने के बाद मशीन और कितनी चलनी चाहिए? 2 साल। लेकिन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर मुझे क्या लग रहा है कि मशीन आने वाले 2 साल नहीं, कितने साल चलेगी? 4 साल। तो अब क्या करूं सर? ऑप्शन क्या है आपके पास? अब जो इसकी WDV बची है उसको आगे आप वैसे 2,28,2,28 2 बार में और खत्म कर सकते थे, लेकिन अब आप क्या करोगे सर? इसकी WDV को 4 बार में डिवाइड कर दो। 5,16,000 डिवाइड बाय 4 4 साल में डिवाइड कर दो, तो आने वाले सालों में सॉरी डेप्रीसिएशन कैश कितनी लगेगी सर? 5,16 डिवाइड बाय 4
129, तो इस साल भी 129, इस साल भी 129, इस साल भी 129 और इस साल भी 129 डेप्रीसिएशन लगेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक कहानी क्लियर हो गई? ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया? इस वाले एग्जाम्पल को पहले नोट करो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हो गया जी नोट यहां तक? ये पॉइंट क्लियर हो गया? करना कुछ भी नहीं है, जो WDV बचेगी उसको नेक्स्ट जितने भी साल हैं उसमें डिवाइड कर दो, दैट्स इट, और कुछ नया नहीं है इसमें। चले जी, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना जी, हटा दूं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब आप एक मशीन लेके आए जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, लाइफ है 4 साल। दिस इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड लाइफ, ये जरूरी नहीं है इतना हो ना हो, एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है 4 साल। स्क्रैप वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो अब आप डेप्शन कैसे लगाओगे इस पे? सर 10 लाख कॉस्ट है, 1 लाख उसकी स्क्रैप वैल्यू है, 10 माइनस 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 4 साल, तो कितनी आई डेप्रिसिएशन? 225 इज द डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर है? मैं पहले साल 225 लगाया, दूसरे साल 225 मैंने डेप्शन लगाई, 2 साल बाद मुझे जाके लगा कि नहीं मेरी तो एसेट की वैल्यू मार्केट के हिसाब से बढ़ गई है, मैंने अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर दिया एसेट का। क्या कर दिया मैंने? अपवर्ड रीवैल्यूएशन। पहले बताओ यहां पे वैल्यू बची कितनी होगी? सर 10 लाख कॉस्ट है, 225 2 बार डेप्शन लगी, कितनी लगी? 4.5 लाख। 4.5 लाख डेप्शन लगी, 10 लाख में से तो वैल्यू बची कितनी? 5,50,000। मैंने इसकी अपवर्ड रीवैल्यूएशन कर दी, वैल्यू बढ़ा दी कितने से? 50,000 से वैल्यू बढ़ाई, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख। प्लस सेकंड बात, मुझे लग रहा है आने वाले 2 साल नहीं, ये 4 साल और चलेगी मशीन, तो मैंने क्या कर दिया? 6 लाख को डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर दिया, तो आने वाले सालों की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1.5 1.5 1.5 और 1.5। पॉइंट क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको।
ये कह रहे हैं कि जो 1 लाख सैलवेज वैल्यू है उसको 6 लाख में से माइनस किया या नहीं किया। वो तो ऑलरेडी माइनस है, वो तो ऑलरेडी माइनस है, डेप्शन उसके बाद है। 5.5 लाख की जो आंसर आ रहा है आपका ये ऑलरेडी उसमें से 1 लाख पहले ही माइनस हो चुके हैं। ये सीटिंग पैटर्न रोज अपने आप चेंज कर रहे हो या हो रहा है? मतलब मैं समझ नहीं पाता। एक दिन एक बच्चा यहाँ बैठता है, अगले दिन वो लास्ट में चला जाता है, ये यहाँ बैठता है, ये लास्ट में चला जाता है, ये बीच वाली लाइन के 2-3 प्राणी कभी इधर कभी इधर। तो हाँ, बस ये फिक्स रहता है, ये जब भी आता है यही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लो नोट कर लो। मतलब 2-3 है यहाँ पे, मतलब 5-6 ऐसे प्राणी हैं जिनकी सीट रोज के बेसिस पे चेंज हो रही है, रोज के बेसिस पे। ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, इनमें से ये 2-3 चेंज होते हैं कभी इधर का। ये लाइन भी फिक्स है, ये अच्छा खासा आगे बैठता था, इसको पता नहीं क्या हो गया। ये लाइन फिक्स, ये लाइन फिक्स, ये भी फिक्स, इनकी भी चेंज होती है बीच में 2 की, वो भी फिक्स है लास्ट में। ये दोनों भी चेंज हो गए हैं, ये भी बीच में ही है, ये तो यहीं पे आगे पीछे होते रहते हैं, बस एक आध सीट आगे पीछे। चले जी आगे चले, हो गया नोट यहां तक। आगे चले, नेक्स्ट सुनो जी कहानी। नेक्स्ट छोटा सा आपका टॉपिक है प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, जरा इसके बारे में समझना, प्रोविजन के बारे में। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के जरिए पूरी कहानी को समझते हैं। एग्जाम्पल देखना, प्रोविजन के बारे में 99% मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, गलतियां हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। आज वो क्लियर करते हैं एक बार। देखो, साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस है 11,50,000 प्रोविजन का। इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब जानना चाह रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस है 1150 प्रोविजन का, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है? प्रॉफिट में से हमने कितना पैसा साइड करके रखा हुआ है आज तक या पिछले साल का? ये प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो पिछले साल में बनाया होगा या पिछले साल तक का बैलेंस है 1150? पिछले साल तक का बैलेंस है 1150, कि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से 11.5 लाख अलग से रखे हुए हैं। किस बात के? एक प्रोविजन बना दिया रिपेयर एंड रिन्यूअल का, कभी रिपेयर होगी तो प्रॉफिट में से 11.5 लाख हमने अलग करके रखे हुए हैं। पॉइंट क्लियर है? अब इसका क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है सर? हमने ना कंटिजेंट लायबिलिटी जब पढ़ा था, प्रोविजन पढ़ा था, लायबिलिटी। प्रोविजन होता क्या है बेसिकली? एक लायबिलिटी तो है, कल को रिपेयर तो होगी, पर मुझे उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, इसीलिए उसका नाम क्या है? प्रोविजन है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट पता हो लायबिलिटी का तो वो क्या बन जाती है? लायबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए इसको हम वर्ड देते हैं प्रोविजन, और एक क्रेडिट नेचर की होती है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां आ गया? 11.5 लाख क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है जी, कहानी क्लियर है? उसके बाद कंपनी मेक्स अ प्रोविजन ऑफ 4 लाख एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है? हर साल कंपनी फ्रेश प्रोविजन कितनी बनाती है? 4 लाख। और सर प्रोविजन बनती कहां से है? प्रॉफिट एंड लॉस में से। एंट्री क्या होती होगी प्रोविजन बनाने की? एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में से बना रहे हो तो प्रॉफिट को कम करेगी प्रोविजन या प्रॉफिट को बढ़ाएगी? कम करेगी ना, प्रॉफिट में से अलग कर रहे हो आप अमाउंट प्रोविजन के लिए, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। इसकी एंट्री पोस्ट कैसे करोगे सर? प्रोविजन के अकाउंट में
क्रेडिट साइड में आ जाएगी P&L 4 लाख। हमने क्या कर दिया, और प्रोविजन बनाई फ्रेश इस साल, हमने और ताजी प्रोविजन बनाई। टोटल प्रोविजन कितनी हो गई, 11.5 लाख और 4 लाख, टोटल कितनी हो गई, 15.5 लाख मेरे पास प्रोविजन हो गई। साल के एंड पे मुझे नहीं पता, साल के एंड पे मुझे नहीं पता कि क्या क्लोजिंग है, ये भी हो सकता है, या फिर मैं अगर साल के एंड पे कुछ भी क्लोजिंग आपको दे रखा है, लेट्स सपोज मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज साल के एंड पे आपको क्लोजिंग दे रखा है 8 लाख, इसका मतलब क्या है, पूरे साल की प्रोविजन थी कितनी, 15.5 लाख, 15.5 में से प्रोविजन बची कितनी है साल के एंड पे, 8 लाख। इसका मतलब क्या है, 7.5 लाख की प्रोविजन जो हमने बना रखी थी वो एक्चुअल में खर्चा हो गया रिपेयर का। तो हमने एंट्री क्या की होगी, रिपेयर की एंट्री की क्या होगी, एक एंट्री होगी प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, और दूसरी एंट्री रिपेयर का अकाउंट तो खुला रह गया। रिपेयर का अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है जो खुला रह नहीं सकता, वो तो क्लोज करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर जिससे कराओगे उसको प्रोविजन, ले भाई प्रोविजन ले जाओ उठा के, ये बैलेंस शीट फाड़ ले जा प्रोविजन। क्या करो उसको, कहां से, उसको क्या देना आपको, उसको तो पैसे ही देने हैं। तो एक एंट्री क्या करोगे आप, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर रिपेयर को क्लोज किससे करोगे, प्रोविजन से, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। ये कहानी क्लियर हो गई। तो रिपेयर आ गया 7.5 लाख रुपए का, क्लोजिंग है 8 लाख रुपए। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे हो सकता है, सर हमारे को बता दिया खर्चा 7.5 लाख है, तो ऑब्वियस है 15.5 में से 7.5 खर्चा है, तो क्लोजिंग कितना बचेगा, 8 लाख। पॉइंट क्लियर हुआ। ये जो रिपेयर का खर्चा आ रहा है ये क्या है, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ, और ये क्लोजिंग उठ के कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रोविजन में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में 8 लाख रुपए, और ये इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ। प्रोविजन पॉइंट क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो। ये लायबिलिटी, लो जी लो, अकाउंट्स हर चीज की डबल एंट्री होती है, हर चीज की डबल एंट्री होती है।
डेप्रिसिएशन की बात करता हूं। तुम एंट्री क्या करते हो? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पहला घाटा, मशीनरी भी वैल्यू कम हो गई, और फिर डेप्शन को कहां लेके जाते हो? दूसरा घाटा, प्रॉफिट भी कम हो गया। ऐसे तो तुम हर चीज में घुसा दोगे ये बात। तो भाई डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंट्स का नाम है, डबल एंट्री करते हैं। प्रोविजन कुछ जा थोड़ी रहे, प्रोविजन कुछ गया थोड़ी, वो तो बस हमने ये बताया कि उसको हमने सेट ऑफ कहां से किया। प्रोविजन आपकी जेब से क्या गया? कुछ नहीं गया, वो सिर्फ एक नोशनल एंट्री है जस्ट टू सेट ऑफ, तभी तो डबल एंट्री होगी। अगर एक एंट्री करके छोड़ दोगे, रिपेयर के अकाउंट को क्लोज नहीं करोगे, तो बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होगी जीवन में। चलें जी, आगे चलें। हो गया नोट यहां तक? हमने डेप्रिसिएशन निकालने के सारे मेथड कर लिए एक्सेप्ट वन मेथड, एन्युटी मेथड। आज वो करेंगे एन्युटी मेथड। हटा दो इसको। एन्युटी मेथड, एन्युटी आपने अभी मैथ स्टैट्स में पढ़ा नहीं पढ़ा? 12th में पढ़ा नहीं पढ़ा? 12th में भी आपने किया होगा एन्युटी मेथड। कोई फॉर्मूला याद है आपको एन्युटी मेथड का? एन्युटी नहीं पढ़ा। एन्युटी का मतलब पता है क्या होता है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। आओ जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। हटा दो इसको। देखो अब दो तरीके हैं। पहला तरीका है, एन्युटी का मतलब हम लोग डिटेल में करें, पहला तरीका, जो कि अकाउंट्स का वैसे पार्ट है नहीं, बट ठीक है आपकी मैथ्स का पार्ट है तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट्स में उसका कोई नाता नहीं है कि मैं आपको एन्युटी समझाऊं पूरा डिटेल में। जब आप सीए इंटर में अगर आ जाओगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसकी फर्स्ट क्लास में आपको डिटेल में यही कराना है। चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वहां पे हम आपको सिखाते हैं एन्युटी को डिटेल में। अभी आपको डिटेल में सीखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच अकाउंट्स के लिए। दो और सेकंड जो इसका तरीका है, आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, कोई भी एक छोटी सी वैल्यू, उसको दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ दो चीज आपको दे रखी होंगी, एक मशीन की कॉस्ट और एक पीवी फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करना होगा और आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है, कहानी खत्म। लेकिन हम लोग समझेंगे, एन्युटी हेडिंग डाल लो, एन्युटी मेथड, उसको डिटेल में समझते हैं एक बार मतलब क्या होता है। और कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से उसको निकालना सीखेंगे हम लोग कि कैसे निकाल सकते हैं। मैंने तो खैर अपने जीवन में आज तक उसका फॉर्मूला कभी याद किया नहीं, बहुत अजीबोगरीब फॉर्मूला होता है एन्युटी का, पर समझेंगे आज हम लोग। हैं जी? नहीं, मुझे नहीं याद करना, फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। आओ जी आओ, देख लो एन्युटी मेथड, सीख लो जरा एक बार। बिल्कुल बेसिक्स हैं, मैं बिल्कुल बेसिक में लेके जा रहा हूं आपको ताकि आप शॉर्टकट सीख पाओ उस चीज का। पहले लेकिन देखो वो बना कैसे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं 100 रुपए को बैंक में इन्वेस्ट करूं 10% पे, तो एक साल बाद वो कितना हो जाएगा? 110। उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, तो अगले साल वो कितना हो जाएगा? 121। 110 पे आप 10% ब्याज कमा लोगे 11 रुपए, तो 121 हो गया। उसको दोबारा से 10% पे इन्वेस्ट किया तो 133.1 हो जाएगा, उस पर 12.1 आप ब्याज कमा लोगे। इसको लिखने का तरीका कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखना जरा। 110 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 110 बना कैसे? सर 100 रुपए तो हमारे अपने थे, बैंक से हमें 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, 100 रुपए के ऊपर 10%, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, ये हमारा आ गया 110। इसको किया कैसे? सर 100 रुपए हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 10/100। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 प्लस 0.10, और तो 100 इंटू 1.10 करोगे तो 110 आ जाएगा। ये लिखने का तरीका है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि 110 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 110 को कैसे लिख सकते हैं? 100 इंटू 1.10। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये कैसे आया? सर 100 रुपए हमारे अपने थे, उस पर बैंक ने हमें प्लस कर दिया, 10% ब्याज दे दिया 100 रुपए के ऊपर बैंक ने पूरे साल में, तो 100 कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस 10/100, 100 कॉमन रहा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 10/100 को 0.10, तो 1 प्लस 0.10 क्या हो गया? 1.10। तो 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1.10 से तो 110 आ जाएगा। सर ये 121 कैसे बना? बैंक ने आपको ब्याज जो दिया सेकेंड ईयर, जो 10% इंटरेस्ट दिया बैंक ने, वो 100 रुपए के ऊपर दिया या 110 के ऊपर दिया? तो आपका ये 121 बना कैसे? सर 110 तो मेरे खुद के थे, उस पे मुझे 10% ऑफ 110 ब्याज मिल गया। 110 प्लस 11 121 हो गया। 110 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 10/100। इसको कैसे लिख सकता हूं? 110 इंटू 1 प्लस 0.10, 110 इंटू 1.10। अब सर 110 को कैसे लिख सकते हो?
110 को सर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 110 की जगह मैंने ये लिख दिया 100 इंटू 1.10, और एक बार 1.10 तो अपना था ही था, तो ये क्या बन गया 100 इंटू 1.10 की पावर 2। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली जब थर्ड ईयर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 100 इंटू 1.10 की पावर 3। हम लोग इस पे ना इंटर में पूरी 2 घंटे की पहली क्लास लगाते हैं, मैं आपको फटाफट से एक समराइज्ड वे में समझा रहा हूं कि करना क्या है। ये पॉइंट समझ में आया? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इस पूरी कहानी को समझाने के पीछे का कंक्लूजन आपको समझाना था, वो क्या निकला कि अगर आपको कोई प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो जिस परसेंट से आगे जाना है और जितनी बार आगे जाना है वो पावर में आ जाएगा, और जिस परसेंट से आगे जाना है वो 1 के आगे पॉइंट लग के आगे आ जाएगा। जैसे कि सर 100 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद क्या होगी, तो 100 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.10 से। सर 100 रुपए की वैल्यू 1 और 2 साल बाद क्या होगी, तो 100 रुपए को मल्टीप्लाई कर दो किससे 1.10 की पावर 2 से। और 100 रुपए की वैल्यू 3 साल बाद क्या होगी, तो क्या करोगे 100 इंटू 1.10 की पावर 3। पॉइंट क्लियर हो गया। 3 साल के लिए आपको पावर 3 लेना पड़ेगा, और वो कैसे बना मैंने इसलिए आपको ये डिटेल एक्सप्लेन किया, ये कैसे बना। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो सिंपल सी बात क्या है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो और जितनी बार आगे जाना है वो पावर में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब सिमिलरली देखो, जरा ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कंपाउंडिंग अगर फुल ईयर की होगी तो क्या होगा, हाफ ईयर की होगी तो क्या होगा, क्वार्टरली की होगी तो क्या होगा, जरा इसको भी समझो। अब लेट्स सपोज बैंक आपको 10% ब्याज दे रहा है हर साल, ठीक है जी, आपकी यहां पे 100 रुपए वैल्यू है। मैं कहता हूं लेट्स सपोज कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब साल में कितनी बार, 4 बार। यानी होगा क्या, आपको यहां से चलना है, एक बार यहां रुकना है, फिर एक बार यहां रुकना है, फिर एक बार यहां रुकना है और फिर एक बार यहां रुकना है। तो 1 2 3 4, मैं कहता हूं यहां की वैल्यू बताओ, पहले साल के एंड की क्या वैल्यू होगी। तो तुम पता क्या करोगे, 100 को सर मुझे आगे लेके जाना है, 100 इज माई प्रेजेंट वैल्यू, इसको मुझे आगे लेके जाना है, लेकिन किस रेट से आगे जाना है, 10% से या 0.25% से। 10% बैंक आपको पूरे साल का ब्याज दे रहा है, तो एक क्वार्टर का भी क्या 10% देगा। समझो बात को, मेरा कहने का मतलब यह है कि बैंक अगर आपको पूरे साल का ब्याज 10% दे रहा है तो क्या एक क्वार्टर का 10% देगा या एक क्वार्टर का 2.5% हो गया 2.5% हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ। और एक साल में आपको कितनी जंप लगानी है सर, 3-3 महीने बाद, 1 2 3 और 4 जंप लगानी है, दैट टू विद 2.5% का रेट। तो यहां की वैल्यू कैसे निकालोगे, 100 इंटू 1.025, 2.5% को ऐसे लिखोगे 1.025 की पावर 8 कर दिया। 8 का मतलब मैं कहां की वैल्यू की बात कर रहा हूं, 2 साल के एंड की। 4 जंप यहां लगी और 4 जंप यहां लगी, तो यहां की वैल्यू कैसे निकालोगे, 100 इंटू 1.025 की पावर 8। इससे और इजी और लेमन लैंग्वेज में कंक्लूजन क्या निकला, सर जिस रेट से आगे जाना है और जितनी बार आगे जाना है वो पावर में आ जाएगा, और जिस रेट से जाना है वो 1 के पॉइंट के बाद आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सर यही चीज हाफ ईयरली होती है, अब आप मुझे सोच के बताओ, यही चीज हाफ ईयरली होती तो मुझे एक साल में कितनी जंप लगानी है, एक साल में कितनी, 2 बार, 1 और 2, और 2 साल में कितनी हो जाएंगी, 3 और 4 जंप लगानी है। और एक जंप में बैंक मुझे रेट कितना देगा, सर पूरे साल का रेट 10% है, पूरे साल में अगर आप 2 बार जंप लगाओगे तो एक बार का रेट कितना हो गया 5%। तो यहां की वैल्यू कैसे निकालोगे, 100 इंटू 1.05 की पावर 4, 4 बार आगे जाना ना आपको। और यही चीज अगर क्वार्टरली हो, मतलब सॉरी फुल ईयर के बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो, तो क्या होगा, सर एक साल में एक बार जंप लगानी है और 2 बार जंप लगानी है टोटल। पॉइंट क्लियर हुआ। 2 साल में 2 जंप लगानी है, और किस परसेंट से, 10% से। सर बैंक तो पूरे साल का 10%, एक साल का एक 10% ही रेट दे रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर होगी कहानी। नेक्स्ट अगली कहानी देखो, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालना इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग, और फ्यूचर वैल्यू से उल्टा चले जाऊं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ये बेस बन रहा है, अभी एन्युटी का कोई नाता नहीं है यहां तक। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखो, मुझे एक बात बताओ सर, आपने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो जिस रेट से आगे जाना है और जितनी बार आगे जाना है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। ये तो हमने कहा उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। जैसे कि सर अगर लेट्स सपोज 10% का रेट है यहां पे, 15% का रेट है यहां पे, 20% का रेट है, मैंने रेट चेंज कर दिया और ईयरली बेसिस पे आगे जाना है। बस मुझे ये बताओ, पहली जंप 1 जंप लगानी है, 2 जंप लगानी है, और टोटल कितनी जंप लगानी है, 3। लेकिन अब सेम रेट से लगानी है, अलग अलग रेट से, अलग अलग रेट से। तो इसका आंसर क्या बनेगा सर, अगर यहां प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, 100 इंटू
1.10 इंटू 1.15 इंटू 1.20। पॉइंट क्लियर हो गया। और यही अगर तीनों रेट सेम होते तो क्या हो जाता, 100 इंटू 1.10 की पावर 3 हो जाता। पॉइंट क्लियर हो गया। यही चीज मुझे बताओ सर, अगर इसमें हाफ ईयरली अगर कर दो तो क्या होगा। आपको 100 से लेके यहां तक पहुंचना है, तो पहली दो जंप किस रेट से लगाओगे, 5% से। अगली दो जंप किससे लगाओगे, 7.5% रेट से। और अगली दो जंप किससे लगाओगे, 10% से। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 100 पहली दो जंप लगी 5% से, फिर दो जंप लगी 0.75 से, मतलब 7.5% से, और अगली दो जंप लगी किससे, 10% से। पॉइंट क्लियर हो गया। सारी चीज किस में आती रहेगी, मल्टीप्लाई में आती चली जाएगी। और सर ये अगर क्वार्टरली कर दे तो क्या होगा, एक साल में कितनी जंप लगेगी, 4, और किस रेट से लगेगी, 0.25 से रेट से लगेगी। तो देखो 100 इंटू 1.025 की पावर 4, अगली 4 जंप किस रेट से लगेगी, सर 7.5 का भी आधा कर दो, 15 को डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 जंप लगानी है तो पूरे साल का बैंक अगर 15% रेट दे रहा है तो एक क्वार्टर का कितना देगा, डिवाइड बाय 4 कर दो, 3.75, तो 0.375 की पावर 4। और तीसरे साल में 4 जंप लगानी है, 20% का रेट है, तो एक क्वार्टर का रेट कितना होगा, 5%। तो अगली जंप कैसे लगी, 1.05 की पावर 4। पॉइंट क्लियर हो गया। अब चाहे कैसा भी आपको क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। अब देखो सर एक बात बताओ, आपने कहा कि यहां से अगर प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस रेट से आगे जाना है और जितनी बार आगे जाना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। अब अगला सवाल मेरा क्या है, सर यहां से यहां आने, तो सर वो ये जितनी जंप लगाई थी आपने आगे जाने के लिए उससे मल्टीप्लाई किया था, अब उसी वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे कि यहां से यहां जाने के लिए आपको 100 इंटू 1.10 की पावर 3 से जाना पड़ेगा आगे, और यहां से वापस आना हो तो सर 1.10 की पावर 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये से ये कट जाएगा, वापस आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आगे जाने के लिए जितनी बार आगे जाना है वो पावर में आ जाएगा, जिस रेट से आगे जाना है वो 1 पॉइंट के आगे आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो वही सेम चीज, जिससे आगे गए हो उसी स्पीड से क्या करो, वापस आ जाओ, डिवाइड कर दो, उससे वापस आ जाओगे फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, लेट्स सपोज एक वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आपको x दे रखी है, x, इससे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब आगे जाना है या पीछे आना है, डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड। अब किससे डिवाइड करोगे इस x को, 1.10 से 1.15 और 1.20। क्योंकि सर अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको 1.10, 1.15 और 1.20 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। और यही चीज अगर वापस लानी हो तो इससे ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब वापस से, अब कोई वैल्यू आपको यहां पे दे रखी है, यहां पर वैल्यू दे रखी है 2 साल के एंड पे 10% का रेट है, 10% का रेट है और 10% का रेट है। एक वैल्यू आपको दे रखी है यहां पे 100 रुपए, आपको इससे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो इसको किस से डिवाइड करोगे, 1.10 की पावर 2 से। रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि कितनी बार पीछे जाना है, 2 बार, और किस रेट से पीछे जाना है, 10% के रेट से। पॉइंट क्लियर हुआ। जितनी बार पीछे जाना है वो पावर में आ जाएगा और जिस रेट से जाना है वो 1 पॉइंट के आगे आ जाएगा। पीछे जाने के लिए डिवाइड, आगे आने के लिए मल्टीप्लाई। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। अब आता हूं एन्युटी पे, ध्यान से सुनना। अब एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब सेम अमाउंट एवरी ईयर, सेम अमाउंट एवरी ईयर। ध्यान से देखना, अब एक 100 रुपए यहां पे है, एक 100 रुपए यहां पे है, एक 100 रुपए यहां पे है, ठीक है। मुझे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मेरे को सिंपल सा जवाब देना बिना देखे, इस 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इस 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू। इसको पीछे लेके आना है, आगे लेके आना है, पीछे लेके आना है, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड किससे डिवाइड करूं, 1.10 की पावर 1 2 3 4 1, क्योंकि कितनी बार पीछे आना है, एक बार। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस वाले 100 की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेकंड वाले 100 की, डिवाइड करूंगा 1.10 की पावर 2 से। इस वाले 100 की वैल्यू डिवाइड करूंगा 1.10 की पावर 3 से। यही करोगे आप, ठीक है जी। और इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। इसका उपाय क्या निकाला, सर इसका उपाय पता है क्या निकाला, हमने 100 रुपए ले लिए कॉमन, 100 रुपए ले लिए कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 डिवाइड बाय 1.10 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 2 और 1 डिवाइड बाय 1.10 की पावर 3। और अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए,
अगर मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो उसको 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो मैंने 100, यहां तक तो कहानी क्लियर थी। अब मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो अंदर ये बच गया 1 डिवाइड बाय दिस, 1 डिवाइड बाय दिस, 1 डिवाइड बाय दिस। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर है तो निकाल लो, कैलकुलेटर है तो निकाल लो, अगर अभी है तो आपके पास। कैलकुलेटर से ही निकलेगी, अपने मोबाइल मत निकालें, उसका कोई फायदा नहीं है। और कैलकुलेटर भी सस्ते वाला होगा जिसमें जीटी का बटन है। ये अपना देखो, जीटी का बटन है क्या, जो सस्ते वाले रेड लाइट पे मिलते हैं 60 रुपए के, उनमें होता है, महंगे वालों में नहीं होता नॉर्मली। उसका भी उपाय है, खैर बताता हूं। अच्छा सुनो, जिनके पास जीटी का बटन है, ग्रैंड टोटल बोलते हैं, जिनके पास जीटी का बटन है वो लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.10 करो, 1 डिवाइड बाय 1.10। एक बार इक्वल टू दबाओ, 2 बार इक्वल टू दबाओ, 3 बार इक्वल टू दबाओ। पहली बार इक्वल टू दबाओगे तो ये वैल्यू आएगी, दूसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और तीसरी बार इक्वल टू दबाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तीनों का इक्वल टू दबाओ, और इक्वल टू दबाने के बाद क्या दबा दो, जीटी, ग्रैंड टोटल। इन तीनों का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। कितना आ रहा है, 2.48 समथिंग समथिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? इन तीनों की वैल्यू मिल गई, उसको क्या कर देंगे हम 100 रुपए से मल्टीप्लाई, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 248। पॉइंट क्लियर हो गया? अब सुनो मेरी बात, पेपर में ये शॉर्टकट आपको अपनाना है, अपनाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसको, ये जो 2.48 आया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर 3 इयर्स। पॉइंट क्लियर हो गया? सर इसका नाम पीवीएएफ क्यों, अब नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, क्या ये सर एक फैक्टर है, क्या निकालने के लिए फैक्टर है ये, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। और ये फैक्टर एन्यूटी का मतलब एक अमाउंट जब कॉमन आ जाता है, मिक्सचर ऑफ बहुत सारे फैक्टर है या सिंगल फैक्टर है, मिक्सचर है। सर 3 फैक्टर का आपने टोटल किया तभी तो ये फैक्टर आया। और टोटल आप पता कब कर पाते हो, जब एक फिगर कॉमन आ जाती है। और फिगर कॉमन पता कब आती है, जब आपका अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। पॉइंट क्लियर हुआ? इसलिए इस फैक्टर का नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी वर्ड क्यों जुड़ गया, क्योंकि इट इज अ समेशन ऑफ 2-3 फैक्टर्स। और समेशन कब कर सकते हो आप, समेशन कब कर सकते हो, जब एक अमाउंट कॉमन हो। और कॉमन कब आएगा, जब अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर जिनके पास जीटी का बटन नहीं है वो लोग क्या करें, 1 डिवाइड बाय 1.10 करो, एक बार इक्वल टू दबाओगे, उसको m प्लस दबा दो, मेमोरी में चला जाएगा। दोबारा इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबाओ, इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबाओ, और लास्ट में MRC, मेमोरी रिकॉल, ये दबा दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। जिनके पास जीटी का बटन नहीं है कैलकुलेटर में, वो लोग ये हरकत कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड बाय क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.10, एक बार इक्वल टू दबाओगे, फिर m प्लस दबाओगे, फिर दोबारा इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबाओ, फिर दोबारा इक्वल टू दबाओ, m प्लस दबाओ, और उसके बाद MRC, मेमोरी रिकॉल। 2.48 आना चाहिए, आएगा आएगा आएगा। जिनका नहीं आ रहा, एक बार CE दबा के M माइनस दबा लेना। कई बार मेमोरी में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं जो डिलीट नहीं होती, वो ऐड हो जाती हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज बेसिकली एन्यूटी। ये बेसिकली एन्यूटी का कॉन्सेप्ट है। एन्यूटी का मतलब होता है सेम अमाउंट एवरी ईयर, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज कॉल्ड एज एन्यूटी। अब सर सुनो 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 सुनो, जरा कहानी सुन लो, अब सुन लो जरा कहानी। सर इसका डेप्रिसिएशन से क्या नाता है, सवाल अब ये आता है कि डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। सवाल ये है, देखो अब इसको मैं डेप्शन से लिंक करता हूं। ये कहानी समझ में आई कि अगर आपको 300 दे रखे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। सर डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमें समझ में आ गया। पावर 2-3 क्यों आएगी ये समझ में आ गया। कॉमन आ गया इसलिए ये निकाल लिया। इसका हमने समेशन निकाल लिया कैलकुलेटर के जरिए। 2.48 100 से मल्टीप्लाई किया 248। पॉइंट क्लियर है? ये 248 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज 300 रुपीज एट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इन 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है ये 248। ये 248 कैसे आया जरा दोबारा देख लो। इसको शॉर्टकट में लिखूं तो 248 इज इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई किया आपने 2.48 से। यही तो किया, 100 को जब मल्टीप्लाई किया 2.48 से 248 आया। तो 100 को जब मल्टीप्लाई किया 2.48 से 248 आ गया। अब इसको समझो एक तरीके से कॉस्ट और इसको समझो एक तरीके से
डेप्रिसिएशन। पॉइंट समझ में आया? इसको क्या समझो? मशीन की कॉस्ट, और इसको क्या समझो? डेप्रिसिएशन। आज तक ये मेथड बेसिकली है क्या, दोबारा मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। आज तक जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई, 10 लाख की मशीन है, 10 साल चलेगी, आपने सीधा 10 लाख को डिवाइड कर दिया, 10 साल से 1-1 लाख रुपए लगा दिया। जबकि क्या आज की वैल्यू, आज के 100 रुपए की वैल्यू और कल के 100 रुपए की वैल्यू क्या बराबर होती है? नहीं सर। आज का 100 अगर 10% ब्याज पे इन्वेस्ट करोगे वो कितना हो जाएगा? 110। हमने आज तक जितने भी मेथड सीखे हैं डेप्रिसिएशन के, वहां पे हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को इग्नोर कर दिया। हमने आज तक उनकी प्रेजेंस को देखा ही नहीं। अकाउंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? वो प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करता है। इसमें आपने क्या किया? 10 लाख को सीधा कितने साल से डिवाइड कर दिया? 10 साल से, और 1-1 लाख डेप्शन बांट दी। लेकिन क्या 10वें साल बाद जो 1 लाख आप डेप्शन लगा रहे हो, क्या उसकी आज भी वैल्यू 1 लाख ही होगी? नहीं सर। आप किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हो उसकी आज वैल्यू कम होती है और फ्यूचर में वैल्यू जाके क्या हो जाती है? ज्यादा। लेकिन आपने इस फैक्टर को क्या कर दिया? इग्नोर, व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम। एसएलएम से जब आप डेप्शन निकालते हो तो इस चीज को क्या कर देते हो? आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन इस मेथड ने उसको कंसीडरेशन में लिया। ये मेथड क्या बोलता है? इससे एक बिल्कुल और बात सुनो कि आज जिस मशीन की कॉस्ट 248 रुपए है, आज जिस मशीन की कॉस्ट 248 रुपए है, उसकी डेप्रिसिएशन 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए आप 3 साल में लगाओगे। दिस इज कॉल्ड एज, आपने प्रेजेंट वैल्यू को, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया। सर ये क्या बात हुई? कॉस्ट 248 है, 248 है और डेप्शन हम 300 लगा रहे हैं। तो भाई लगा भी तो 1-1 साल के गैप पे रहे, जिनकी आज वैल्यू निकालोगे तो 248 ही आएगी। ये 248 है क्या? इन 100 की प्रेजेंट वैल्यू तो है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको करना क्या है? एन्युटी मेथड ये था डिटेल कि आपको क्यों किया हमने ये सब। अब पेपर में आपको क्या करना होगा? एक आपको कॉस्ट दे रखी होगी, डेप्शन हमें नहीं पता, और एक आपको एन्युटी फैक्टर गिवन होगा। तो अगर आप इस कॉस्ट को इस फैक्टर से क्या कर दोगे? डिवाइड, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन इनटू में रेट कर दें तो क्या आ जाती है? कॉस्ट आ जाती है। और कॉस्ट डिवाइड बाय रेट कर दे तो क्या आ जाती है? डेप्रिसिएशन। कायदे से आपको सिर्फ इतना बताना था मुझे एट फाउंडेशन लेवल। आपके लिए सिर्फ ये चीज रेलेवेंट थी जो ये बक्सा बना। लेकिन ये बक्सा क्यों बना, कैसे बना, अब शायद होपफुली आपको 70-80% अभी समराइज वे में समझ में आया होगा कि क्यों हो क्या रहा है ये बेसिकली। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये हो क्या रहा है बेसिकली? ये रेट कहां से आया ये हमने निकाल लिया। ये 100 रुपए कहां से आए? ये कॉमन थे। ये रेट कहां से आया ये आपको समझ में आया, तो इससे क्या निकल के आएगी? कॉस्ट निकल के आएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? लेकिन हमारे को इतना डिटेल में जाना नहीं है एट फाउंडेशन लेवल। हमारे को सिर्फ क्या सीखना है कि डेप्रिसिएशन निकालनी हो तो क्या कर दो? कॉस्ट को पीवीएएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो आपकी डेप्शन आ जाएगी। और डेप्शन अगर गिवन है उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे, हर साल की डेप्शन गिवन है उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बनाया गया, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है डेप्रिसिएशन का। पॉइंट क्लियर हुआ? इनमें सिर्फ कहने का मतलब एक था, एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि आज की वैल्यू अगर 100 है तो वो कल की वैल्यू 110 है, उसके बाद की 121 है। और अगर आप आज कोई चीज 100 रुपए की ला रहे हो तो उसकी डेप्शन 1 साल बाद 110 मत लगाओ, 100 मत लगाओ, उसकी डेप्शन कितनी लगाओ? 110। क्योंकि आज 100 रुपए की वैल्यू कल वो जाके कितनी हो जाती है? 110। और डेप्रिसिएशन आप पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे लगाओगे। या तो सर अगर मुझे आज 100 की मशीन लेके आए और आज ही डेप्शन लगानी हो अपनी बुक्स में, तो आज मैं कितनी लगाऊंगा? 100। आज की वैल्यू 100 है और डेप्शन की वैल्यू भी 100 है, लेकिन मुझे डेप्शन आज नहीं लगानी है। मुझे कब लगानी है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब उसकी वैल्यू में क्या आएगा? चेंज आएगा। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, किस चीज को? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट को बीच में घुसाया डेप्रिसिएशन के, तब जाके एन्युटी का कॉन्सेप्ट बना है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आई होप आपको ना पिछला जितना भी था ये सब नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। आप सिर्फ ये नोट कर लो बेसिकली कि ये होता क्या है, ये आपको काम आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला? नहीं क्लियर तो आप एक बार क्लास के बाद दोबारा मेरे से समझ लेना, जिसको नहीं क्लियर हुआ। ये बेसिकली सिंपल मैथ्स थी, हमने उसको डिटेल में हम लोग लेके गए हैं।
चलें जी, हो गया, नोट हो गया यहां तक। आपने शायद कुछ ऐसा पढ़ा होगा कभी जीवन में, एन्युटी इन द बिगिनिंग, एन्युटी एट द एंड, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा? एन्युटी इन द बिगिनिंग, एन्युटी एट द एंड, उन दोनों में फॉर्मूलों में चेंज आ जाता है हल्का सा। उसका रीजन क्यों आता है वो भी समझ लो, आज मैथ्स ही पढ़ लो। खैर आ जाओ, सुन लो आगे कहानी सुन लो। देखो अब अगली कहानी देखो। लेट्स सपोज एन्युटी इन द बिगिनिंग। एन्युटी इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है? हर साल के शुरू में, साल के एंड पे, साल के शुरू में। अभी देखो, एक 100 रुपए यहां पे पहले साल के शुरू में, दूसरे साल के शुरू में एक 100 रुपए और तीसरे साल के शुरू में एक 100 रुपए है। तीनों सालों के शुरुआत में 100 रुपए और तीनों की आपको क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू। मेरे को बताओ इस 100 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सर इसकी तो वही होगी, 100 ही होगी। ये तो जीरो पीरियड पे ही खड़े हो तो जीरो। इसकी 100 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? 100 ही होगी। इस 100 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? इसको डिवाइड करोगे किससे? 1.10 से। 1.10 से डिवाइड कर दिया। इस 100 की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? 1.10 की पावर 2 बार इसको आगे लेके आने, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 100 रुपए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 1, इसका 1 आ गया, प्लस 1/1.10 और प्लस 1/1.10 की पावर 2। अब इसका फैक्टर कैसे निकालोगे? सर हम पता क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.10 एक बार करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.10 एक बार इक्वल टू दबाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बार इक्वल टू दबाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ग्रैंड टोटल कर देंगे, ग्रैंड टोटल मतलब इन दोनों का टोटल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई। उसमें लास्ट में क्या कर दूंगा? +1 कर दूंगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नो नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर हो गया? आपको बेसिक्स एक रफ में अगर आप ऐसे सीखोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे एन्युटी इन द बिगिनिंग आ जाए, चाहे एन्युटी एट द एंड। एंड का देखोगे तो ये था, ये हमने एंड में लिए थे सारे। ये आपका बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि बिगिनिंग के केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी होती है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कहानी क्लियर हो गई? नोट कर लो इसको भी। पांच मिनट बस, 5 मिनट की क्लास रह गई है, 5 मिनट वेट कर लो बस। ठीक है जी, हो गया? यहां तक नोट हो गया? हो गया जी, नोट हो गया? अब सुन लो जरा कहानी। डेप्रिसिएशन के हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट 2 क्लास अब आपकी लगेगी किस चीज पे? सिर्फ क्वेश्चंस को करने में। मेरा सिर्फ आज का एक होमवर्क है आपको जो आज कर लेना चाहिए। डेप्रिसिएशन की जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, पीछे के क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं, जितनी भी इलस्ट्रेशन है सिर्फ बुक में चेक करनी है आपको, ठीक किया नहीं किया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में मैं सारी डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार घर से पढ़ के आओगे, एक बार घर से पढ़ के आओगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है आपकी यहाँ पे, या आपको एकदम फ्रेश नहीं लगता। वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। होता क्या है, ध्यान से सुन लो जरा। अगर मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा आपको मेरे साथ साथ तो समझ में आ जाएगा। घर जब खुद पढ़ते हैं तो एक आध प्रॉब्लम आती है, अच्छा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। वो पहले पढ़ के आओगे तो उस क्वेश्चन के अंदर की समस्याएं तुम्हारे दिमाग में होंगी, जो मेरे साथ साथ आप अपने डाउट पूछ पाओगे। तो प्लीज इसलिए सारी इलस्ट्रेशन डेप्रिसिएशन की एक बार पढ़ के आना, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, टाटा, बाय बाय।